हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस मैथ्स बीएससी मैकेनिकल के जो टॉपिक्स हैं उनमें अभी चल रहा है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का सेकंड टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन एंड इंक्लाइंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। व्हाट इज इंक्लाइंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस? इसका मतलब होता है आनत निर्देश तंत्र। हिंदी में इसको कहते हैं आनत निर्देश तंत्र। आनत निर्देश तंत्र। ओके। अब आनत निर्देश तंत्र होता क्या है? आनत निर्देश तंत्र जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इस डायग्राम में अगर आप देखें तो यहाँ से एक मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस, जो कि ये है, और एक मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस डैश। जो एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो विथ रेस्पेक्ट टू एस थोड़ा सा क्या है, इंक्लाइंड है, थोड़ा झुका हुआ है, आनत है। यहाँ पे ये क्या है, थोड़ा झुका हुआ है। तो झुकने को ही क्या कहते हैं, आनत कहते हैं। और कुछ कोण पे झुका हुआ, और वो कोण क्या है, थीटा कोण है। यहाँ पे कोण क्या हो जाएगा, आपका कोण हो जाएगा यहाँ पे थीटा। थीटा कोण पर ये आनत है, झुका हुआ है। ठीक है। अब ये थीटा कोण पर झुका हुआ है, तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो ये इस टाइप से झुका हुआ है कि इसको जो जेड अक्ष है वो क्या है, संपाती है, कोइंसिडेंस है। जो इसका कोइंसिडेंट है, संपाती है। जो जेड अक्ष है वो साथ में नहीं झुकी हुई, ओनली वाई डैश और एक्स डैश अक्ष ही इन जो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इसके साथ में झुकी हुई है। इसका मतलब होता है इंक्लाइंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी आनत निर्देश तंत्र होता है ये। अब यहाँ से मैं अगर किसी पॉइंट इस पे कोऑर्डिनेट किसी पी की बात करता हूँ तो उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो एक्स वाई जेड एंड एक्स डैश वाई डैश जेड डैश होंगे। और यहाँ से जो एंगल है, एंगल जो बन रहा है इनके बीच का, ये जो एंगल आप देख रहे हैं थीटा है, जो कि इसका आनत कोण जिसको हम कहते हैं इंक्लाइन एंगल है, और ये भी थीटा है। और यहाँ से इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बीच का जो थीटा 90 माइनस थीटा है, क्योंकि 90 में से कुछ थीटा कम हो रहा है, जबकि ये जो एंगल बन रहे हैं यहाँ से वो 90 से कुछ ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, थीटा ज़्यादा, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, 90 प्लस थीटा कहेंगे। तो फर्स्ट हमारा यहाँ से डेरिवेशन शुरू करने से पहले मैं थोड़ी इसकी डेफिनेशन जो इसकी लैंग्वेज है वो लिख लेता हूँ। लेट अस कंसीडर टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेट अस कंसीडर टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, one S and second S dash. S dash is नीचे लिख देता हूं मैं यहाँ पे, S dash is inclined with respect to inclined on theta angle with respect to S frame of reference, with respect to S frame of reference. ओके। अब हमने देख लिया कि जो इतना बता दिया कि यहाँ पे ये है। और यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि जो z एक्सिस है, एंड z एक्सिस इज कोइंसिडेंट, इसको हम कह सकते हैं संपाती है। जेड एक्सिस वहाँ से चेंज नहीं होती है, वो उसी जेड और जेड एस है, वो आप देख सकते हैं इस डायग्राम में। डायग्राम दिख रहा है आपको, वो जो है एक ही अक्ष पे यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, ओके, एक ही अक्ष पे बनी हुई है। तो हम यहाँ से आगे क्या करेंगे कि जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स डैश वाई डैश, उन सब की वैल्यू फाइंड करेंगे। जो पी पॉइंट है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। और यहाँ पे एक बार लिख देते हैं एंगल बिटवीन एक्सिस लिख देता हूं मैं यहाँ पे, एंगल बिटवीन एक्सिस इज थीटा। जो यहाँ पे एंगल है वो कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से बात करता हूँ एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, जो है उसका एक्स वाई जेड जो होंगे उनके कॉम्पोनेंट का क्या होगा, सम होगा। तो एक्स वाई जेड इज द कॉम्पोनेंट इन डायरेक्शन ओ एक्स। एक्स डैश इज इक्वल टू कॉम्पोनेंट सम ऑफ component in direction OX of x y z। तो यहाँ से देखो जो इसके कंपोनेंट है,
तो यहाँ से हो जाएगा कि जो x पॉइंट है एच डैश की अगर हम वैल्यू फाइंड करते हैं तो देखते हैं यहाँ पे कि जो एक्स वाई जेड का जो ओ एक्स दिशा में है, ओ एक्स दिशा कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी ओ एक्स डैश दिशा। ओ एक्स डैश दिशा में इसके क्या करेंगे, हम घटकों का योग लेंगे। तो जिसके घटकों का योग क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से एक्स डैश इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो इसमें एक्स कॉस थीटा हो जाएगा, एक्स का घटक, एक्स का घटक क्या हो जाएगा, एक्स कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ से बात कर लेता हूँ, जो x का घटक है वो क्या हो जाएगा, x cos थीटा होगा, हो जाएगा x के साथ में, क्योंकि ये थीटा एंगल बना रहा है। अगर यहाँ से अगर लंब डालें, ठीक है, तो x के घटक के लिए हम बात करेंगे यहाँ पे वो हो जाएगा x cos थीटा, प्लस हम बात करते हैं y के लिए, तो y के लिए हो जाएगा y cos 90 माइनस थीटा, y cos 90 माइनस थीटा, क्योंकि वहाँ का जो एंगल है वो cos 90 माइनस थीटा, आप यहाँ देख सकते हैं ये वाला एंगल रहा ये, ओके। और हम यहाँ पे आगे बात करते हैं तो प्लस हो जाएगा z cos 90 डिग्री, बिकॉज z जो है, z के साथ में तो ये 90 डिग्री होंगे, क्योंकि z जो है वो कोइंसिडेंट यहाँ पे है, संपत्ति है, ओके, z संपत्ति है, तो यहाँ पे z के लिए 90 डिग्री हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो x डैश इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास x cos थीटा प्लस हो जाएगा y sin थीटा, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, यहाँ पे लिख दिया। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। एंड सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं, y डैश इज इक्वल टू x cos 90 प्लस थीटा, ओके, प्लस y cos थीटा एंड z cos 90 डिग्री। z के साथ में जो एंगल हमेशा बनेगा वो ये हो जाएगा, और y डैश इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस एक्स, क्योंकि cos 90 प्लस थीटा होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। एंड z के लिए अगर बात करते हैं तो z डैश इज इक्वल टू z, बिकॉज जो z है वो संपाती है। अब इन तीनों का क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू t, ऑन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t ऑफ इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। फिर क्या करेंगे, इन तीनों का हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे टी के रेस्पेक्ट में, और इन सब का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे। जब टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो 1 के लिए अगर हम बात करते हैं तो हमारी जो 1 इक्वेशन है ये रही, और इसका अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स डैश अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी एक्स डी टी, ओके। अब एक्स के साथ डी टी आ गया, और कॉस थीटा का हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x के साथ x कॉस थीटा का साथ में लिख देते हैं, तो कॉस थीटा का कॉस थीटा रह जाएगा, क्योंकि ये इसके लिए कांस्टेंट है। प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे डी वाई अपॉन डी टी साइन थीटा हो जाएगा, ये भी इसके लिए क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और इसको अपन लिखना चाहें इन वेलोसिटी फॉर्म, इन फॉर्म ऑफ वेलोसिटी, तो ये क्या हो जाएगा, वी एक्स डैश क्या हो जाएगा, वी एक्स डैश इज इक्वल टू वी एक्स कॉस थीटा प्लस वी वाई साइन थीटा, ओके। एंड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा, वी वाई साइन थीटा हो जाएगा। और यहाँ से बात करते हैं वाई डैश के लिए, तो वो हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से अगर हम बात करते हैं तो इक्वेशन नंबर 2 से ये हो जाएगा डी वाई डैश अपॉन डी एक्स टी इज इक्वल टू माइनस डी वाई अपॉन डी टी, सॉरी डी एक्स अपॉन डी टी, ये हो जाएगा माइनस डी एक्स अपॉन डी टी कॉस साइन थीटा, डी एक्स अपॉन डी टी साइन थीटा प्लस डी वाई अपॉन डी टी कॉस थीटा हो जाएगा। दिस इज इसको भी अगर हम इन फॉर्म ऑफ वेलोसिटी की फॉर्म में लिखते हैं तो वेलोसिटी की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा डी वी वाई डैश माइनस वी एक्स साइन थीटा प्लस ये हो जाएगा वी वाई कॉस थीटा, ओके, ये इस टाइप से हो जाएगा। और हम बात करते हैं थर्ड से, तो थर्ड से हो जाएगा डी जेड अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी जेड डैश डी टी एंड डी जेड अपॉन डी टी, और इसको अगर हम लिखेंगे तो वी जेड डैश एंड वी जेड। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 6 एंड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 5, 4,
5 एंड 6 हमारे पास में इक्वेशन आ गई। अब हम आगे देखते हैं यहाँ से कि अगेन डिफरेंशियल 4, 5, 6 हम इस कब का वापस डिफरेंशियल करेंगे, हमारे पास इन फॉर्म ऑफ वेलोसिटी आए तो अब क्या में आएगा हमारे पास में इन फॉर्म ऑफ एक्सेलरेशन। देखो क्या करना होता है, जब भी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हम फाइंड करते हैं तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के लिए जो वैल्यूज है उनको हम फाइंड करते हैं। तो ये यहाँ से देखते हैं तो ऑन अगेन डिफरेंशिएट with respect to t 4, 5 and 6। ठीक है, अब 4, 5, 6 का करेंगे तो इक्वेशन नंबर 4 से हमारे पास में क्या आएगा, d2xy ऐसे लिख दो, या फिर हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और नहीं तो जो वेलोसिटी की फॉर्म है उसमें भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू हो जाएगा d2x अपॉन dt स्क्वायर कॉस थीटा प्लस हो जाएगा d2y अपॉन dt स्क्वायर साइन थीटा। ओके, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 7। और वेलोसिटी y की बात करते हैं तब d2y डैश अपॉन dt स्क्वायर ओके इज इक्वल टू माइनस d2x अपॉन dt स्क्वायर साइन थीटा, ये हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस की बात करें आगे तो हो जाएगा dy अपॉन dt स्क्वायर कॉस थीटा हो जाएगा। ओके, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 8। एंड अगर z की बात करें तो d2z डैश अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू d2z अपॉन dt स्क्वायर। ओके, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 9। ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर 7, 8 एंड 9 आ गई। फर्स्ट हमने क्या किया, देखो यहाँ से हमने वैल्यूज फाइंड की x डैश y डैश z डैश की, जो वैल्यूज है वो वैल्यूज फाइंड करने के बाद में हमने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू फाइंड करने के बाद में t के रेस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट किया और वापस उसी का t के रेस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट किया है। ओके, अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड स्टेशनरी स्टेट। जो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो क्या है, स्टेशनरी स्टेट में यानी स्थिरावस्था में है। तो स्थिरावस्था में है तो हम क्या कह सकते हैं कि जो d2x अपॉन dt स्क्वायर है, स्थिरावस्था का मतलब क्या हो गया, स्टेशनरी स्टेट में है, और यहाँ पे d2x अपॉन dt स्क्वायर d2y अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू d2z अपॉन dt स्क्वायर, ये सारे क्या होते हैं, जीरो के इक्वल हो जाते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि जो एक्सेलरेशन होता है इनका, ये क्या होता है, एक्सेलरेशन हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ x इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ y एंड एक्सेलरेशन अलोंग z इज इक्वल टू 0। जब ये स्टेशनरी स्टेट में है तो क्या हो जाएगा, इसका जो एक्सेलरेशन है वो 0 हो जाएगा। और जो एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो किसके रेस्पेक्ट में थीटा कोण पे इंक्लाइंड है, वो है एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के। जो एस डैश फ्रेम है वो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है। तो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर ये 0 है so that we can write d2x dash upon dt square is equal to d2y dash upon dt square is equal to d2z upon dt square is equal to 0। ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो s डैश फ्रेम है वो भी क्या है, स्टेशनरी स्टेट में है। तो जो हमने यहाँ से देखा, हमने क्या फाइंड किया है कि इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है ये किस स्थिति में है, वो फाइंड करने के लिए हमने कहा था भाई ये सब क्या है, 0 के इक्वल है। जब ये सारे 0 के इक्वल हो जाएंगे तो ये भी क्या हो जाएंगे, 0 के इक्वल हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ से अगर हम देखते हैं तो इनमें जितने भी वैल्यू है, जैसे ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, सारी वैल्यूज फाइंड करते हैं, जो वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास में ये वाली इक्वेशन आ जाती है। इसको मैं इक्वेशन नंबर कह देता हूँ 10, और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 11। दीज आर द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ द इंक्लाइंड ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग MS मैथ्स। आपको जो PDF है वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से PDF भी इसका ले सकते हैं।